नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञानवर्धन, जहां हम दुनिया की बड़ी घटनाओं को आसान भाषा में समझाते हैं। आज हम बात करेंगे अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते टैरिफ युद्ध की। अब एक बड़ी अजीब सी बात है कि आखिर मैंने इसे टैरिफ द न्यू वार की संज्ञा क्यों दी? क्या ये कोई लड़ाई है? क्या कोई महाभारत हो रहा है? अभी नहीं, सब चीज शांत चल रहा है। छिटपुट घटनाएं हम देख रहे हैं, यूक्रेन रशिया की, और कहीं एक दो जगह छोटे मोटी घटनाओं को ही हम देखते हैं। लेकिन ये टैरिफ वार है क्या? आज हम आपको बताना चाहेंगे कि हम जब भी फाइनेंशियल रीसेट की ओर जाते हैं, जब भी हमको एक फाइनेंशियल रीसेट करना होता है, जब भी वर्ल्ड के धनाढ्य लोगों को, जो कि शायद 100 लोग होंगे, 50 लोग होंगे, मैं ये नहीं जानता, लेकिन बहुत ही सीमित वर्ग के लोगों को जब भी इकोनॉमिकल रीसेट करना होता है तो एक नया परिवर्तन करते हैं, और ये परिवर्तन हर एक बार एक युद्ध के जरिए होता है। प्राचीन काल से आप देख रहे हैं कि राजा महाराजा जब भी कुछ करना चाहते हैं फाइनेंशियल गेन के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए, तो वो युद्ध करते थे, और आज तक वही चीज चला आ रहा है कि हम युद्ध करते हैं किसी भी चीज को गेन करने के। लेकिन आज हम कैपिटलिज्म के उस चौराहे पे आके खड़े हो गए हैं कि हम जानते हैं कि युद्ध से ज्यादा जो क्षति पहुंचाती है वो चीज है ट्रेड। अगर आपने ट्रेड को ध्वस्त कर दिया तो वो वार से भी बड़ी चीज। तो इसीलिए ये टैरिफ जो है, आपको आप बिल्कुल इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये तीसरा विश्व युद्ध है। ये एक नया वार है जो कि अमेरिका द्वारा सब देशों के साथ लड़ा जा रहा है। लेकिन जब आप और डीप में जाइएगा तो आपको पता चलेगा ये अमेरिका कर भी नहीं रहा है। ये एक ऐसी चीज है जो कि उन्हीं चुनिंदा वर्ग, कुलीन वर्गों के द्वारा ये सारा चीज किया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स और अदर जो स्टेट है, वो सब जो है एक प्यादे हैं शतरंज के। ये एक्चुअली में एक फाइनेंशियल रीसेट की ओर बढ़ा जा रहा है। आपको हो सके मेरी बातों का एहसास न हो, बहुत सारी बातें मैं कह सकता हूं जिसको कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के थ्रू झुटलाया जा सकता है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि 2030 तक ये एक बहुत ही कंक्रीट फॉर्म में दिखेगा, और अब अभी बस एक बहुत सारे हैप्जार्ड फॉर्म में दिखेगा। लगेगा कि क्या हो रहा है, ये तो बड़ा कॉमन सा चीज है, लेकिन अभी हम एक बहुत बड़े टेक्टोनिक शिफ्ट की तरफ से गुजर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस न्यू टॉपिक को, टैरिफ द न्यू वार। आज हम बात करेंगे अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते टैरिफ युद्ध की, जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर अमेरिका ने चीन पे इतना भारी टैक्स क्यों लगाया, चीन ने क्या जवाब दिया, और इसका असर भारत और बाकी देशों पर क्या पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने हाल ही में चीन से आने वाले सामान पर 100% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की। इसका मतलब है कि कुछ चीनी वस्तुओं का कुल टैक्स दर 130% से भी ज्यादा हो जाएगा। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों किया गया? दरअसल चीन ने कुछ समय पहले रेयर अर्थ मिनरल्स यानी दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर नियंत्रण लगा दिया। ये वही खनिज है जिसका इस्तेमाल मोबाइल, कंप्यूटर चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और रक्षा उपकरणों में होता है। अमेरिका का कहना है कि चीन इन खनिजों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव के लिए कर रहा है, इसलिए उसने अब बड़ा कदम उठाया है ताकि चीन पर निर्भरता कम की जा सके। इसके अलावा अमेरिका ने चीनी मशीनरी, बंदरगाह उपकरण और कुछ सॉफ्टवेयर पे भी नए टैक्स लगाए हैं। इस फैसले के बाद अमेरिका के शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई है, और टेक कंपनियां चिंतित हैं क्योंकि उनकी लागत अब बढ़ने वाली है। अब देखते हैं कि इसके बारे में चीन का आखिर जवाब क्या आया है। अमेरिका के कदम के जवाब में चीन ने भी पलटवार किया है। चीन ने अपने रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर और भी कड़े कदम लागू कर दिए हैं। अब कोई भी कंपनी अगर चीन की तकनीक का इस्तेमाल करती है होगा। इसके साथ ही चीन ने अमेरिकी जहाजों पर विशेष बंदरगाह शुल्क लगा दिए हैं, यानी अगर कोई जहाज अमेरिकी है या अमेरिकी बंदर कंपनी से जुड़ा है तो उसे अब चीन के बंदरगाहों पर ज्यादा शुल्क देना होगा। इतना ही नहीं, चीन ने अमेरिकी टेक कंपनियों जैसे एनविडिया एंड क्वालकॉम पर भी सख्त निगरानी शुरू की है। चीन अब खुद की टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं कि आखिर इस वार रूपी टैरिफ गेम में आखिर इंडिया का पोजीशन क्या है, और हम जानते हैं कि इंडिया क्या करता है, हमेशा हमेशा मध्यम मार्ग की खोज में रहता है। सिंस इंडिपेंडेंस हम ये देखते आ रहे हैं कि इंडिया का यही एक सुझाव होता है,
हर देश के लिए यही एक तरीका होता है किसी भी डिप्लोमेसी के लिए। तो आइए देखते हैं कि ये टैरिफ वार के अंतर्गत इंडिया कर क्या रहा है। भारत ने हाल ही में कुछ स्टील उत्पादों पर 12% का अस्थायी टैक्स लगाया है ताकि चीनी सस्ती वस्तुओं से घरेलू उद्योगों को बचाया जा सके। भारत इस स्थिति को संतुलित तरीके से देख रहा है। एक तरफ वो अमेरिका से अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है, तो दूसरी तरफ चीन की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में भी पीछे नहीं रहना चाहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका चीन से दूरी बनाए रखता है, तो भारत के पास नए अवसर हैं। भारतीय उत्पाद जैसे टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण भारतीय बाजार में जगह बना सकते हैं। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि अगर यह टैरिफ युद्ध लंबा चला तो वैश्विक व्यापार में अस्थिरता बढ़ सकती है और भारत को सावधानी से आगे बढ़ना होगा। भारत, जैसा मैंने आपको बताया, शुरू से ही एक मध्यम मार्ग की खोज में रहता है और इस बार भी वो उसी राह पे चल रहा है। लेकिन आप देखिएगा कि थोड़ा सा फ्रंट फुट पर आके भी खेल रहा है, तो एकदम मध्यम मार्ग पे नहीं है, ये कुछ प्रोएक्टिव एक्शन भी ले रहा है। अब देखते हैं कि अन्य देशों का क्या रूप है, क्या इसके प्रति रिएक्शन है, वो देखते हैं। पहले हम देखते हैं यूरोप की। यूरोप ने अमेरिका के इस फैसले की आलोचना की है क्योंकि उन्हें डर है कि इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला अर्थात सप्लाई चेन बिगड़ सकती है। जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देश जो इलेक्ट्रॉनिक और चिप निर्माण में बड़े खिलाड़ी हैं, अब चिंतित हैं कि अगर चीन ने रेयर अर्थ की आपूर्ति रोक दी तो उनके उद्योगों को भारी नुकसान हो सकता है। वहीं दक्षिण एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देशों में नए निवेशों की संभावना बढ़ी है क्योंकि कंपनियां अब चीन के विकल्प की तलाश कर रही हैं। आखिर इसका निष्कर्ष क्या है? इन सब चीजों का निष्कर्ष क्या है? दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच यह नया टैरिफ युद्ध सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन को प्रभावित कर रही है। एक तरफ अमेरिका व्यापारिक दबाव बनाना चाहता है, तो दूसरी तरफ चीन और अपने संसाधनों का इस्तेमाल रणनीतिक हथियार की तरह कर रहा है। भारत के लिए यह समय अवसरों और चुनौतियों दोनों से भरा है। अगर सही नीतियां अपनाई गईं, तो भारत इस बदले दौर में एक बड़े वैश्विक उत्पादन केंद्र बन सकता है। तो इन सारे चीजों का यही मैं कहूंगा कि निष्कर्ष है, निचोड़ है कि अभी हम एक बहुत बड़े चेंज के रूप में गुजर रहे हैं। एक बहुत बड़ा चेंज हमारे जनरेशन के नीचे से गुजर रहा है और 5-6 साल के बाद वो बहुत कंक्रीट रूप में होगा। बहुत सारी चीजों को मैं समझता हूँ, जानता हूँ, लेकिन शायद उसे मीडिया पे कहना एक अतिशयोक्ति होगी या किसी के लिए ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की एक धारणा होगी। तो मैंने जो भी शुरू में बताया आपको, वो एक मेरा कथन है जो मैं एक हिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ और शुरू ही से इन चीजों को समझ रहा हूँ। एनसीईआरटी जैसे चीजों में हमेशा किसी एक को बताया जाता है कि ये युद्ध क्यों हुआ था। ये युद्ध इसलिए हुआ था कि राजकुमार या राजकुमारी को मार दिया गया, उसके कारण ये युद्ध चालू हुआ। कभी ऐसा नहीं होता। किसी भी युद्ध के पीछे, किसी भी वार के पीछे एक बड़ा दृष्टिकोण होता है। जो बड़े लोग रहते हैं, उनका एक बड़ा युद्ध दृष्टिकोण होता है। यूक्रेन, रशिया, कोई भी किसी एक चीज के प्रति नहीं लड़ रहे हैं। एक बड़ा दृष्टिकोण होता है और एक बड़ा दृष्टिकोण जो होता है, वो शायद कभी किताबों में नहीं आता है, ना वो कभी आम आदमी के दिमाग में कभी आता है। और आम आदमी के दिमाग में कोई भी चीज कैसे आता है? मीडिया के थ्रू आता है। और मीडिया के थ्रू कैसे आता है? आजकल सोशल मीडिया के थ्रू आता है। और सोशल मीडिया में कैसे आता है? एल्गोरिथम में आता है। तो आप किसी भी भावना, आप किसी भी चीज को लाइक करते हैं, किसी भी चीज को आप अनलाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, तो वो चीजें ही आपको दिखाई जाती हैं। तो आप एक प्रिज्म ऑफ एल्गोरिथम में हैं। एल्गोरिथम के प्रिज्म में आप बंद हैं, हम सारे लोग बंद हैं। तो हम लोग उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। तो अभी मैंने जितना भी स्लाइड दिखाया है, वो शायद किताबी बातें हो सकती हैं और सच कुछ और, ठीक है? और सच क्या है ये कोई भी नहीं जानता है। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों इस सेशन को करते हुए। मैंने कुछ अपने तरीके से डाला है और कुछ फैक्ट के ऊपर बात की है और फैक्ट के ऊपर भी मैंने अपना दृष्टिकोण दिया है। इसे कोई किताबी चीज या फिर कोई और चीज समझने की चेष्टा ना करें और ना मैं चाहता हूं कि इसके बारे में कोई टिप्पणी की जाए। तो धन्यवाद। आपको मेरा कैसा लगा ये सेशन? ये मेरा पहला सेशन है।
चाहूँगा कि आपके द्वारा सब्सक्राइब्स और लाइक की बौछार हो, तो ये मेरा चैनल जो है आगे काफ़ी बढ़े और मैं इसी तरीके से नई-नई चीज़ों पे अपने दृष्टिकोण के साथ फैक्ट्स को ला सकूँ और आपका संवर्धन कर सकूँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद इस ज्ञानवर्धन को देखने के लिए। आगे भी आपकी सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।